नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने वितान पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 आलू आंधारी पाठ के आगे का भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि बेबी हालदार द्वारा लिखा हुआ है। अपने पिछले भागों में मैंने आपको बताया है कि बेबी हालदार एक घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत और उसने अपनी आत्मकथा आलू आंधारी के माध्यम से लेखन के क्षेत्र में अपने जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति की है, और जो कि पति की ज्यादतियों से, पति के अत्याचारों से तंग आकर जब वह अपने बच्चों के साथ अकेली ही अपने जीवन के जो कटु यथार्थ हैं उनसे सामना करने के लिए निकल जाती है, जबकि उसको सबसे पहले अपने परिवार की चिंताएं सताती हैं। और लेखिका को अकेले रहता देख आस पड़ोस समाज के लोगों के द्वारा तरह तरह की बातें बनाना, लेखिका का सब जगह काम को ढूंढना कि किस तरह से वह अपना तथा अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, और अंत में उसको काम एक जगह मिलता है, जो कि सुनील नाम का एक व्यक्ति है जो उसकी पहचान में है। तो वह उसको अंततः तातुष नाम के व्यक्ति के घर काम दिला देता है, जहाँ पे कि उसे एक लड़के के समान व्यवहार किया जाता था। लेकिन घर में जहाँ किराए पे वो रहती थी वहाँ पे अभी भी उसके लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और एक दिन उसके बच्चे रोते हुए उसके पास आए, उसके घर को उजाड़ दिया गया है। तो लेखिका इस तरह से बेघर हो जाती है। तातुस के घर में तातुस के द्वारा लेखिका को बार बार लेखन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और वह उस क्षेत्र में आगे भी बढ़ने लगती है। तातुस उसे कॉपी और पेन देते हैं कि अपनी रोज़मर्रा की घटनाएं या जो भी तुम्हारे जेहन में तुम्हारे मन में आए इसमें लिखते रहना। जब एक दिन वह बेघर हो गई, जहाँ पे वो रहती थी उस बिल्डिंग को ही पूरा उजाड़ दिया गया था, और रात भर वह अकेले ही खुले आसमान के नीचे उसने रात बिताई। तो सुबह जाकर के तातुस के द्वारा ही लेखिका को आश्रय दिया गया। तातुस के सद्व्यवहार को देखकर लेखिका आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि वह रात भर खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों के साथ रात उसने गुजारी थी। और सुबह जब तातुस को यह पता चला तो उन्होंने उससे यही कहा कि तुम रात में ही यहाँ क्यों नहीं चली आई, और कहा कि वो बोले कि जब भी तुम्हारी इच्छा हो तुम यहाँ पर आ सकती हो। और लेखिका तुरंत घर जा कर के अपना सामान लेकर के तातुस के घर पर रहने के लिए आ गई। आगे लेखिका बताती है कि तातुस ने छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया। उस कमरे में अपना सारा सामान जमा मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तातुस ने ऊपर आकर देखा तो हंसते हुए बोले, तुम आज खाना न भी बनाती तो चल जाता, क्योंकि उसे अपने घर का सामान लगाना था। और तातुस उससे हंसते हुए कह रहे थे कि आज तुम्हारे पास काम ज़्यादा था, तुम खाना अगर नहीं बनाती तो चल जाता। नीचे तो काफ़ी खाना रखा ही है। मैंने कहा तो क्या हुआ, रखा रहे, दादा लोग खाएंगे। तातुस बोले, रात को एक बार नीचे एक गरम गरम रोटी खिला सकोगी, अभी तक दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। तुम जो खाना बना जाती थी उसी को रात में भी खाना पड़ता था। अब तो तुम यहाँ आ गई हो तो दोनों समय गरम गरम खाना खिला सकोगी। जब लेखिका तातुस के घर में रहती थी तो तातुस को सुबह का खाना ही रात में भी खाना पड़ता था। वह बोले कि अब तुम यहाँ पर रहने के लिए आ गई हो तो मैं दोनों समय गरम गरम खाना खा सकूंगी। इसके बाद से मैंने खाना बना और अन्य सभी काम अपनी मर्जी से वह वहाँ करने लगी। लेखिका वह करने लगी, किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती। तातुस मुझे काम करते देखते तो कभी कभी कहते, बेबी तुम इतना काम कैसे कर पाती हो, सारा दिन काम करती रहती हो, थोड़ा आकर मेरे पास बैठो। मैं बैठ जाती तो पूछते, बच्चों ने कुछ नाश्ता वास्ता किया कि नहीं, तुमने कुछ खाया वाया, जाओ ऊपर जाकर बच्चों को खिलाओ, फिर आकर अपना नाश्ता करना।
जाओ जल्दी जाओ। इतनी देर में गई और अभी तक उन्हें कुछ दिया नहीं। वह फिर कहते यहाँ से थोड़ा दूर ले जाकर उन्हें दे दूँ। यहाँ आने के बाद से मेरे बच्चों को रोज आधा लीटर दूध मिलने लगा था। लेखिका कहती है जब से वह तातुस के घर में आई थी तो उसके बच्चों की भी देखरेख अच्छी तरह से होने लगी थी और तातुस स्वयं भी उसके और उसके बच्चों का ध्यान अच्छी तरह से रखते थे। तातुस बोले कि इससे पहले भी कई औरतें काम कर चुकी हैं, लेकिन तुम्हारी जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली। वह फिर बोले, देखो तुम यह कभी मत सोचना कि तुम यहाँ बस काम पर लगी हो, एक लड़की हो और यह घर किसी और का है, इसे तुम अपना ही समझना। तातुस उसे यथासंभव बताते रहते थे कि यह घर तुम्हारा ही है और तुम मेरी लड़की के ही समान हो। मैंने सोचा भला यह भी कोई कहने की बात है, यह तो मैं ही जानती हूँ यहाँ आकर मैं कितनी सुखी हूँ। सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते, कभी तबीयत खराब होती तो तातुस चिंता में पड़ जाते और मेरे कुछ काम स्वयं करने लग पड़ते। मुझे जबरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेज देते। डॉक्टर मेरी जांच कर दवा लिख देता तो मैं पर्ची लाकर तातुस को दे देती। वह जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा ले आते। दवा सिर्फ लाते ही नहीं बल्कि जिस समय जो दवा खानी है उसे निकाल कर दे भी देते और मेरे आनाकानी करने पर जबरन खिला देते। मेरे बच्चे बीमार पड़ते तब भी वह फौरन उनके लिए दवा ला देते। घर में काम करने वालों को इतनी अच्छी तरह रखे जाते मैंने कहीं नहीं देखा था कि कोई अपने घर में काम करने वालों को भी इतनी अच्छी तरह से रख सकता है। उनके यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तेल, साबुन, खाना पीना, कपड़े वपड़े, किसी भी चीज़ का अभाव वे लोग मुझे नहीं होने देते। मैं सोचती कि इतने घरों में मैं काम कर चुकी, लेकिन इस घर के लोगों जैसा व्यवहार कहीं नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे इस घर की सब कुछ मैं ही हूँ। पता नहीं इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग फिर मुझे मिलेंगे या नहीं। लेखिका हर समय यही सोचती रहती थी कि वह उसको इतना अच्छा घर कैसे मिला, जो लोग हमेशा हर समय उसके सुख दुख की चिंता करते रहते। इस घर में मुझे सुखी सुख था, फिर भी कभी कभी मेरा मन उदास हो उठता। 2 मास से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली थी। तातुस शायद यह समझते थे। एक दिन हठात उन्होंने पूछा, बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? तुम कभी जाकर उससे मिलती क्यों नहीं? 1 बार 2 बार 3 बार वह पूछे ही जा रहे थे और मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ देर बाद मुंह नीचा किए मैं बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि वह कहाँ रहता है। तातुस चौंक कर बोले, क्या बेबी तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा लड़का कहाँ रहता है? मैंने कहा, उसे जो लोग ले गए थे वे मेरे घर के पास ही रहते थे। मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने यह तो बताया कि वह किस जगह रहता है, लेकिन उन्हें उसके घर का नंबर ठीक ठाक मालूम नहीं था। उन्हें जो नंबर बताए थे मैं वहाँ गई थी, 1 बार नहीं कई बार, लेकिन हर बार घूम फिर कर लौट आई। लेखिका को, बेबी हलदार को यह पता ही नहीं था कि उसका बड़ा लड़का कहाँ है, और क्योंकि उन्होंने किसी के द्वारा उसको कहीं पर वो ले गए थे और वह घर उसे पता नहीं था। बस इतना भर सुना है कि उस घर के मालिक की यहीं कहीं दवा की दुकान है। मैंने 2-1 लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं। तातुस चिंतित होकर बोले, यहाँ तो दवा की बहुत सी दुकानें हैं। उस दिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। अगले दिन सवेरे मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, वे लोग जब तुम्हारे लड़के को ले जा रहे थे तो उसे छोड़ने से पहले उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह जान समझ लेना चाहिए था। तुम्हें पता है ऐसे में न जाने क्या हो सकता है। उनकी बात सुनकर मैं चुप रह आई। कुछ ही क्षण बाद वह बिना मुझसे कहे बाहर चले गए और 3 घंटे बाद लौटे। आते ही वह फोन करने लगे। मैं किचन में खाना बना रही थी। मैंने सुना वह किसी से बातें कर रहे थे और साथ साथ मुझे बुला रहे हैं, बेबी बेबी सुनो। मैंने सोचा वह इस तरह मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं जल्दी से उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वह फोन पर बात किए ही जा रहे थे। बातें करते करते वह मुझसे बोले, लो बात करो। मैंने पूछा, कौन है? किसके साथ बात करूं? वह बोले, बात करो ना, देखो कौन है। मैंने फोन कान से लगाया
पता नहीं कौन हलो हलो किए जा रहा था। मैं उसकी आवाज़ पहचान नहीं पा रही थी। कान पर से फोन हटा मैंने तातुस से पूछा, कौन बात कर रहा है? वह बोले, अरे तुम अपने लड़के को ही नहीं पहचान रही हो? मैं चौंक कर बोली, मेरा बाबू। मैंने फिर फोन कान से लगाकर कहा, बेटा बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। वह बोला, माँ? माँ कौन? बेबी। मैं बोली, हाँ बेटा मैं तेरी माँ। बेटा तू कैसा है? वह बोला, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ मैं यहाँ अच्छी तरह हूँ। उसकी बातों से मुझे लगा मेरा लड़का अब बड़ा हो रहा है। उसकी आवाज़ भी बदल गई थी। 2-1 मास में ही वह कितना बदल गया था। उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा होने लगी। तातुश भी समझ गए। उन्होंने पूछा कि लड़के से मिलने जाओगी? मैं बोली, हाँ देख लेती तो और भी अच्छा लगता। वह बोले, तो बताओ कब चलोगी? मैंने कहा, अब आप जब ले जाएंगे। तातुस ने बेबी का जो बड़ा लड़का मिल नहीं रहा था उसकी खोज खबर करके उसको बेबी से मिलवा दिया, जिसको भी बेबी आगे मिलना चाह रही थी। कुछ दिन बाद अपने लड़के से एक दिन मिलने गई तो देखा वह बाहर पौधों में पानी दे रहा है। मुझे नहीं लगा कि वह वहाँ ठीक से है। मैंने सोचा, इन लोगों की यह वयस क्या काम करने की है? वयस का मतलब उम्र, अवस्था। यह उम्र क्या इन काम करने की है? लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे लड़की ने जल्दी जल्दी आकर मुझे प्रणाम किया। अपने भाई बहन को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसके पास से जब मैं चलने लगी तो वह उदास हो गया। मैंने तब सोचा कि उसे अब उस घर में नहीं रखूंगी, जैसे भी हो उसे अपने पास ही रखूंगी। तातुश शायद यह सब समझते थे, इसीलिए बीच बीच में मुझसे उसे फ़ोन कर हालचाल जानने के लिए कहते रहते थे। तातुश को ये आवाज़ था कि शायद मेरा बड़ा लड़का वहाँ पर खुश नहीं है, इसलिए बीच बीच में उससे फ़ोन करवा देते थे। मैं उसे फ़ोन करती तो वह सिर्फ यह जानना चाहता कि मैं कहाँ रहती हूँ, घर का नंबर क्या है। मैंने यह सोचकर बात टाल जाती कि कहीं वह बिना किसी को बताए मेरे पास आ गया तो तातुश क्या सोचेंगे। वह बातों बातों में कहते भी थी कि उसकी वयस्क का लड़का उन्होंने कभी नहीं रखा। उनकी यह बात मुझे कुछ दुखी ही करती थी और मैं सोचती कि इसका मतलब क्या यह है कि उन्हें मेरे लड़के पर विश्वास नहीं है। वह कभी यह क्यों नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए ले आओ। वह मुझे और मेरे बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते हैं, फिर मेरा बड़ा लड़का ही उन्हें क्यों भारी पड़ता है। मैं कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन कहती भी कुछ नहीं। बेबी चाहती थी कि उसका बड़ा लड़का भी यहाँ पर आ जाए, लेकिन तातुस जो कि सबका ध्यान रखते थे, लेकिन वह यह बात स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे कि वह लड़का वहाँ पर क्यों नहीं रह सकता। होते होते एक दिन तातुस ने स्वयं ही कह दिया कि तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए ले आना। सुनकर मैं बहुत खुश हुई। वह फिर बोले, उसके लिए यहीं कहीं काम देखो जिससे वह रोज तुमसे मिलजुल सके। लेकिन बेबी जानती हो, बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है, उसे वहाँ से छुड़ा लाना चाहिए। उसके लिए किसी ऐसी जगह काम देखो जहाँ रहते रहते वह कोई और काम या कुछ पढ़ना लिखना भी सीख सके। ऐसा ही कुछ हमें करना होगा। लेकिन 3 बच्चों को लेकर क्या यहाँ रहना हो सकेगा? मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा कि आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं और भी 2-1 घंटे का काम पकड़ सकती हूँ, तो मैं वैसा ही क्यों न करूँ। तातुश बोले, उससे क्या होगा बेबी, एक जगह से काम करके आओगी और आकर फिर यहाँ खटना होगा। ऐसे में तुम्हारा स्वास्थ्य कहाँ तक ठीक रहेगा। इतनी भाग दौड़ करना ठीक नहीं, और फिर उसकी ज़रूरत भी क्या है। बेबी उसके साथ ही कहीं और काम करना चाह रही थी, लेकिन तातुस ने कहा कि अगर वो जगह जगह काम करेगी तो थक जाएगी, इसलिए एक घर का काम ही उसके लिए काफ़ी है। तातुस की बातें सुन मुझे बहुत माया होती। मैं सोचती कि इस तरह से तो कभी मेरे माँ बाबा ने भी मुझे नहीं समझाया। लगता है पिछले जीवन में वह सचमुच मेरे बाबा ही थे, नहीं तो मेरे अच्छे बुरे की इतनी चिंता क्यों करते। थोड़ी देर बाद तातुस ने फिर कहा, तुम्हें मैंने लिखने पढ़ने का जो काम दिया है तुम वही करती रहो। तुम जितना समय यहाँ वहाँ के काम में लगाओगी उतना लिखने पढ़ने में लगाओ। तुम देखोगी एक दिन वही तुम्हारे काम आएगा। तातुस उसे लिखने पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हमेशा करते रहते। और वह कहते हैं कि तुम इधर उधर काम करने जाओगी तो तुम्हारा समय बर्बाद होगा, तो तुम पढ़ने लिखने में अपना मन लगाओ।
और कुछ करने की क्या ज़रूरत, इसी से काम चलाओ बेबी। और फिर यह भी सोचो कि तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे बंधु तुम्हारा कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं। हमेशा कहते रहते हैं कि लिखती जाओ, लिखना बंद मत करना। उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुम वह न कर बाहर जा कर दूसरे काम कर रही हो तो वे मुझे ही दोष देंगे। तातुस उसको लिखने के लिए प्रेरित कर रहे थे और कहते थे कि वो और लोगों से जो उनके बंधु थे उनसे कहते थे कि वह लिख रही है, तो वो कहती है कि मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा कि तुम लिखना छोड़ करके इधर उधर काम पर जा रही हो। कुछ दिन बाद तातुस ने एक दिन मुझे बुलाया और कहा, बेबी तुम अपने लड़के को वहाँ से ले आओ, मुझे उसका वहाँ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह इसी तरह दूसरों के घर काम करता रहेगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, यह ठीक नहीं। तातुस ने आगे कहा, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं नहीं चाहूँगा कि बेबी के एक बच्चे का जीवन इस तरह नष्ट हो जाए। बेबी तुम आज ही जाकर उसे ले आओ। तातुस को उसको बड़े लड़के की बड़ी चिंता थी। उन्हें लग रहा था कि वह बच्चा वहाँ पे ठीक नहीं है और एक छोटे से बच्चे से इतना काम कराना भी गैर कानूनी है। तो शिक्षक होने के नाते वह कहते हैं कि किसी भी बच्चे का जीवन नष्ट नहीं होना चाहिए। और बेबी कहती हैं कि मैं उसी दिन जाकर अपने लड़के को ले आई। तातुस उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगी, कोई ऐसी जगह जहाँ रहकर वह घर का काम करते करते कोई और हुनर या लिखना पढ़ना भी सीख सके। ऐसा घर लेकिन मुश्किल ही से मिलता है। मेरे पास अब मेरे 3 बच्चे थे, फिर भी मैं खुश नहीं थी। मैं सोचती हम लोगों को खिला पहना तो वह रही है, यह कितना करेंगे हमारे लिए। और मुझे सचमुच बुरा लगता जब तातुस उसकी जरूरत से ज़्यादा देखभाल करते तो बेबी अपने मन में बहुत संकोच करती थी। वह मुझे अपने सामने ही खाने को कहते, कभी कभी वह स्वयं प्लेट में खाना निकाल कर मुझे देते और उसी समय खा लेने को कहते। उन लोगों का ऐसा स्नेह देख कभी कभी मैं सोचने लगती कि मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ था। मैंने इतने घरों में काम किया लेकिन इस घर जैसे लोग कहीं नहीं देखे। इसके पहले जहाँ भी मैं रही वहाँ काम के लिए मुझे महीना मिलता था, यहाँ वैसा कुछ नहीं था। तातुस कहते, बेबी मैं यह समझकर तुम्हें पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा हूँ। तुम यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें उस हिसाब से पैसे देता हूँ, बस तुम यही समझना कि मैं तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ। इस तरह से बेबी हालदार को वह घर, तातुस का घर, ऐसा घर मिला था जहाँ उसको सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी और उसका बहुत गहराई से ध्यान दिया जाता था। बच्चों आज का पाठ मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, बाकी आगे कहानी में अपने अगले भाग में बताऊँ।